यूपीएससी में कुछ प्रश्न परंपरागत होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पीटी हो या मेंस हो, दोनों में ऐसे प्रश्न हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में पूछे जाते रहे हैं। मेंस की परीक्षा में जो जीएस 2 का पेपर है उसमें सेक्शन 1 में एक ऐसा ही टॉपिक है, बिहार की राजनीति में जाति, या बिहार की बिहार में जाति की राजनीति। और ये प्रश्न अगर हम इस पर कमांड कर लेते हैं तो एक तो इसमें अगर आता है तब भी हम लोग लिख लेंगे, या अगर नहीं भी आता है तो हम इसको ऐसे वाले पेपर में इसका यूज किया जा सकता है, अगर वैसा टॉपिक रहे तो एक ये अच्छी बात हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। वैसे तो जाति की राजनीति या राजनीति में जाति थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाति की राजनीति का सीधा संबंध सामाजिक न्याय से। क्योंकि राजनीति में अगर जातीय समीकरण को, जातीय स्थिति को अगर शामिल नहीं किया जाए तो भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों संभव नहीं हो पाएंगे। तो जाति की राजनीति या राजनीति में जाति को प्रमुखता देना एक सामाजिक न्याय का साधन है। बिहार में जाति की राजनीति थोड़ी सी प्रमुखता से की जाने वाली चीज मानी जाती है। वैसे तो आप जानते हैं कि पूरे हिंदू समाज में जाति जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, और शायद ये कहना मुश्किल होगा कि राजनीति पहले या जाति पहले। जाति हुई तब राजनीति हुई, या राजनीति के तहत लोगों को जाति में विभाजित किया गया। तो ये बात हमको समझना होगा। दूसरी बात है कि जो जाति आधारित राजनीति है उसको हम सामाजिक न्याय के आधार पर हम लेते हैं, और उसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम उसको उसका ये प्रयोग करते हैं। बिहार में जाति व्यवस्था पर प्रहार एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है, इसलिए भी कि हमको पता है कि बिहार में उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त, दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त, और यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी ये आज की बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। कुछ इसकी स्थिति ही ऐसी है। तो जब आप संपन्न होते हैं, जब आपके पास में काम होता है, जब आपके पास में आय का साधन होता है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास में जाति जैसी चीज पर सोचने के लिए समय नहीं रहता। लेकिन जब वो सारी चीज नहीं है, तब आपको लगता है कि शायद इन सभी का जड़ जाति ही है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से जो है जाति की प्रमुखता रही है। और जाति के बंधन से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का बेसब्री और बेताबी बिहार में और जगहों से शायद ज्यादा देखी जाती रही है। देखना पड़ेगा कि अभी तक हम लोगों ने जो सामाजिक न्याय की यात्रा की है बिहार में राजनीति के माध्यम से, जो कि
GS 2 के सेक्शन 1 में पूछे जाने की संभावना रहती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे चरण, कौन कौन से चरण हैं जिसके तहत में ये संपन्न हुआ। तो बिहार की राजनीति में जाति, ठीक है, इसको हम लोग एक तो स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्वतंत्रता पूर्व भी जो है, जबकि बिहारियों के हाथ में, भारतीयों के हाथ में सत्ता नहीं थी, जबकि राजनीति केवल आंदोलन का एक माध्यम था, तब भी जो है ये चीज देखा गया। और इसमें हम एक भाग करते हैं 1921 से 1925, और एक भाग करते हैं 1933 से 1950। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक 1950 से 1967, 1967 से 1980, फिर 1990 से 2005, और 2005 से 2025, यानी कि वर्तमान तक, ये हमारा विभाजन जो है ये होता है, ठीक है। अब इस विभाजन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो सामाजिक न्याय की जो यात्रा है, जो जाति की राजनीति जिसे हम कहते हैं, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है और अब तक जो है कैसे पहुंचा। जाति से मुक्ति पाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो, या तो जो ऊंची जातियां हैं, आप उनके प्रतीकों को, उनके परंपराओं को अपना ले और खुद भी अपने को महसूस करें कि हम अपलिफ्टेड हो। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे प्रतीकों का, ऐसी परंपराओं का जो उच्च जातियों से संबंधित है, उनका बहिष्कार करें, उनका तिरस्कार करें। तो पहला जो हमारा ये दिख रहा है, ये 1921 में एक आंदोलन चला, वो है जनेऊ आंदोलन। इसी को सांस्कृतिकाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो जनेऊ आंदोलन जो चला, तो जनेऊ आंदोलन में अ, जो पिछड़ी जातियों में ऊपर थे, यानी कि पिछड़ों में अगड़े थे, और इस वर्ग में तीन कास्ट काफी प्रमुखता से आते हैं: यादव, कुर्मी और कोली। इन तीनों ने मुख्य रूप से इसमें जनेऊ धारण करने और जो परंपराएं हैं उनकी, उनको इसमें अपनाया जाने लगा, और एक अपलिफ्टमेंट की जो भावना जो है वो संचार की गई कि हम भी जो है जनेऊ धारण कर सकते हैं, हम द्विज से कम नहीं है। एक तो ये हुआ। हालांकि हालांकि इसका बहुत सीमित ये रहा, लेकिन लोगों में ऐसी भावना का संचार होना शुरू हुआ कि अब हम लोग भी जिस परिस्थिति में पहले से डाला जाता रहा है, उस परिस्थिति
से हम लोग बाहर निकल सकते हैं और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां की अगड़ी कही जाने वाली जातियां जो हैं वहां पर हैं। 1933 की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि ये समय करीब करीब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद का था, और एक ऐसा लग रहा था कि अब जो आंदोलन होगा, अब उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और भारतीयों को शासन करने का मौका मिलेगा। इसी समय 1935 में भारत सरकार अधिनियम भी आया, जिसमें कि भारतीयों को सरकार, राज्यों में सरकार बनाने की अनुमति जो है दी गई। कुछ शर्तें थी, आप भी जानते हैं। तो वो था इसी समय वही तीन जो पिछड़ों में अगड़ी जातियां थी, यादव, कुर्मी और कोयली, ये जो है इन लोगों ने त्रिवेणी संघ बनाया। इस त्रिवेणी संघ में यही तीन जातियां जो हैं प्रमुख रूप से नेतृत्व जो है कर रही थी, और इसमें तीन लोग भी थे। एक यदुनंदन प्रसाद मेहता, अगर हम तीनों को, तीन व्यक्ति को करें, तीन नेतृत्व जो था, एक यदुनंदन प्रसाद मेहता, दूसरा एक ये सतीश, सॉरी, एक थे जगदेव प्रसाद सिंह, ये जगदेव सिंह यादव, और तीसरा शिवपूजन सिंह। तो जगदेव सिंह यादव और शिवपूजन सिंह, तो इन तीनों ने मिलकर त्रिवेणी संघ का गठन किया, और इन तीनों ने जो पिछड़ी कही जाने वाली जातियां थी उनको एकजुट करने का काम करना शुरू किया। और एकजुट, देखिए, जब सत्ता के जब राजनीति केवल आंदोलन का माध्यम था, तो केवल एकजुट होना था, ठीक है, और उस लेवल में पहुंचना था। लेकिन जैसे ही राजनीति सत्ता का माध्यम हो गया, फिर ये बदलेगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने एकजुट अपने आप को किया, और पिछड़ों को एकत्रित करके उनको थोड़ी सी शक्ति महसूस कराने का काम किया, और इससे काफी फायदा भी हुआ। तो ये एक मतलब चला, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1950 की स्थिति। तो 1950 की स्थिति में क्या था, एक तो गांधी जी की हत्या हो गई थी, ठीक है। अब गांधी जी की हत्या होने से कांग्रेस का एक जो दबदबा और एक जो कहा जाए कि एक ऑरा जो बनता था कांग्रेस का, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। और अब लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस में हम लोगों का उतना नहीं चलेगा, खासकर इसमें समाजवाद, क्योंकि कांग्रेस तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था और गांधी जी ने बहुतों को जोड़ कर रखा था। अब यहाँ पर साम्यवादी हुए, समाजवादी हुए, कई तरह के लोग जो थे वो इसमें आगे बढ़ने लगे, और उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे लिए जो है कांग्रेस से अलग होकर एक जमीन तलाशना जरूरी है, तभी जाकर हम पिछड़ों को न्याय दिला सकेंगे, सामाजिक न्याय को मजबूत कर सकेंगे। अब इसमें समाजवादी जो थे उन्होंने नेतृत्व किया, और समाजवादियों का नेतृत्व करने का जो ये कारण था, एक तो ये था कि वो एक अलग
तरह की राजनीति करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि राजनीति में कांग्रेस से हटकर जो है एक सामाजिक आधार बनाया जाए। एक ये हुआ। दूसरा जो था, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन जो हुआ, तो जमींदारी उन्मूलन में जितने जब जो जमींदार थे उनके यहाँ काम करने वाले थे। जमींदारों में ज्यादातर ऊंची जाति के लोग ही थे, लेकिन जमींदारों के यहाँ जो काम करने वाले थे वो पिछड़ी जाति और दलित वर्ग से ज्यादा थे। तो जैसे ही जमींदारी उन्मूलन हुआ, वैसे ही खेतों और जमीनों पर काम करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आया, और अब वो अपने सशक्तिकरण की ओर देखने लगे। और उसी समय एक और चीज हुआ कि जो विधायिका थी, या जो मुख्य जो कार्यकारी संगठन थे, उसमें अब ये पिछड़ी जाति के लोग कम से कम अपनी हिस्सेदारी 60% तक ले जाना चाहते थे। और इसी कारण से समाजवादियों ने एक नारा दिया कि समाजवादियों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 60। ये नारा जो है ये चलने लगा, और इससे जो है इन लोगों को, जो पिछड़ी जातियों के जो लोग थे, इन लोगों को एकजुट होने में आसानी होने लगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यही तीन जातियां जो हैं, यादव, कुर्मी और कोयली, यही तीन जातियां प्रमुख थी, और इनको एक तरह से पिछड़ों का अगड़ा माना गया। और पूरे सामाजिक न्याय का इनको, ये अगर तराजू है, तो पूरे सामाजिक न्याय का ये दो पलड़ा के रूप में रखा गया। एक तरफ यादव और दूसरी तरफ कुर्मी कोयली। ठीक है। और बाकी जो जातियां थी, एक जो है शोधकर्ता ने कहा है कि बाकी जातियों को बटखरा की तरह सामाजिक न्याय के संतुलन को बनाने के लिए प्रयोग किया गया। तो ये इसमें भी जो है तीन जातियां काफी महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से यहाँ पर काफी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने और भी चीज, समाजवादियों ने जो है और भी चीजें। एक तो जब हमको सामाजिक आधार बनाना होता है, जैसे कि आप देखते हैं कोई भी नई पार्टी जो बनती है तो वो क्या करती है, वो युवाओं को आधार बनाती है। तो अब इन्होंने जो मुद्दा पकड़ा, जैसे कि जो विश्वविद्यालय होते थे उसमें फीस जो वृद्धि होती थी, ये उसका विरोध करते थे। छात्रों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए, छात्रों को जोड़ने के लिए जो उनकी सुविधा से संबंधित जो मुद्दे थे उसको ये लोग आगे लाते थे, और उसको आगे लाकर उनका जन समर्थन प्राप्त करते थे। एक और मुद्दा था इस समय, खाद्य संकट। आपको याद होगा कि यही 66-67 का समय है जब हरित क्रांति की जरूरत पड़ी थी। इतनी अधिक खाद्य संकट जो है आ गई थी। तो जाहिर है कि ये एक मुद्दा जो है इसमें काफी प्रमुखता से इन लोगों ने उसको किया। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तो ऐसे दो मुद्दे हैं कि आप टाइमलाइन में कभी भी आप इन दोनों मुद्दे को उठाइएगा तो लोग आपके साथ में आने की क्षमता रखते हैं। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर इसमें आया। अब इसके कारण
इसके कारण जो है क्या हुआ कि पहली बार 1967 में पहली बार नन कांग्रेस सरकार बनी। बात समझ में आई? पहली बार नन कांग्रेस सरकार बनी और इसमें कौन बने? महामाया प्रसाद सिन्हा बने। हालांकि ये जाति के तो कायस्थ थे, लेकिन इनके साथ में कर्पूरी ठाकुर जो है उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम। अब इससे तो एक बात, दो बात तय हुई। एक बात कि कांग्रेस के बिना भी सरकार बन सकती है। दूसरी बात जो साबित हुई कि एक पिछड़ा भी जो है उस स्तर तक, उप मुख्यमंत्री के स्तर तक जा सकता है। और महामाया प्रसाद सिंह भी जो, ये महामाया प्रसाद सिन्हा भी जो बने थे, वो छात्रों और युवाओं के समर्थन के बल पर ही बने थे। उस समय बीएन कॉलेज में कुछ कुछ घटनाएं हुई जिस पर कि वो आम सभाओं में छात्रों के दर्द से अपने को जोड़ते हुए रोने लगते थे, और इस तरह से जो चीजें थी। और इनका जो है जो है श्री कृष्ण सिंह से थोड़ा सा उतना नहीं पड़ता था, और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। तो ये पहली सरकार बनी और उसके बाद में ये स्थिति आई कि चलिए अब कम से कम सरकार जो है कांग्रेस के बिना बन सकती थी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा चीज जो है अ, जो यहाँ पर हुआ कि कांग्रेस की महामाया प्रसाद के बाद में फिर जो है सरकार ये गिर गई, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रही। उसके बाद में सतीश प्रसाद सिंह बने। ठीक है, सतीश प्रसाद सिंह बने। हालांकि ये 5 दिन के लिए ही बने, ठीक है ना। लेकिन एक एकदम तय हो गया अब कि पिछड़ी जाति से सीधे मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, क्योंकि अभी तक कोई बना नहीं था। तो पिछड़ी जातियों को अब ऐसा महसूस होने लगा कि अ, जो सत्ता है वो केवल अगड़ों के लिए ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि उसमें पिछड़ी जाति के लोग भी इसमें आ सकते हैं। इसके बाद में इसके बाद में बीपी मंडल बने। आप इनको जानते हैं। बाद में इन्हीं की अध्यक्षता में पिछड़ों के को आरक्षण देने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए एक आयोग बना जिसे मंडल कमीशन कहा जाता है। हालांकि उसके पहले, मतलब मंडल कमीशन के पहले कर्पूरी ठाकुर जो है, हालांकि इसके बाद में भोला पासवान शास्त्री बने। वो सारा सीक्वेंस तो है, भोला पासवान शास्त्री का भी बनना मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनुसूचित जाति से आते थे, दलित समाज से आते थे। और अब एकदम काफी अच्छा ये महसूस होने लगा कि सामाजिक न्याय जो है, कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, कम से कम ऊपरी लेवल पर, वो जो है अब यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा था। पिछड़ा नर कांग्रेस, पिछड़ा का उप मुख्यमंत्री, पिछड़ा मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री। तो अब ये जो है चीजें काफी समय पे होने, मतलब काफी ढंग से होने लगी। और अब इनका जो है रिजल्ट जो है आने लगा। 22 दिसंबर 1970 को 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर सीएम बने, और इन्होंने अपने कार्यकाल में एक आयोग का गठन किया पिछड़ों के बेहतरी के लिए, और वो था मुंगेरी लाल आयोग। ठीक है। ये जो मुंगेरी लाल आयोग जो था,
ये कर्पूरी ठाकुर ने इसका गठन किया था। मुंगेरी लाल मंत्री थे, एक्स मंत्री थे, और काफी साधारण ढंग से जीने वाले ये मंत्री थे। और उनका घर यही कुर्जी मोड़ के पास में था। पता नहीं अभी क्या स्थिति है, लेकिन काफी साधारण, ईमानदार और सज्जन आदमी थे। उनको जो है मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया। मुंगेरी लाल आयोग, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसके वो अध्यक्ष थे, जो कि मुंगेरी लाल आयोग कहलाया। मुंगेरी लाल आयोग का जो रिपोर्ट है वो, वैसे तो जब आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर जो है 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। कहाँ लिखे थे यहाँ पर, 22 दिसंबर से 2 जून 1971 तक। ठीक है। दूसरी बार ये बने 24 जून 1977 से 24 जून 1977 से ये बने 79 तक, 21 अप्रैल 79। ठीक है, 21 अप्रैल 1979। ये जो आयोग जो गठित किया गया था, इस आयोग ने 1977 में रिपोर्ट दे दिया। जाहिर है, आप देखिए यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर फिर से बन गए थे और आयोग ने रिपोर्ट दिया। और 1978 में बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट रखी गई। ठीक है, रखी गई। अब इस रिपोर्ट में जो बात कही गई थी और जो फाइनल रूप से, जो अंतिम रूप से जो निर्णय हुआ, उसमें 2 चीज हुआ कि पिछड़ों को जो है, पिछड़ों का 2 वर्ग बनाया गया। एक वर्ग बनाया गया एमबीसी और एक वर्ग बनाया गया ओबीसी। ठीक है, एक वर्ग बनाया गया, जो हम इसको एक नया पेश कर देते हैं। ठीक है, अब जो इसमें बनाया गया, तो मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है, या फिर आप इसको, जो कि आमतौर से कर्पूरी फॉर्मूला भी कहा जाता था। ये कर्पूरी फॉर्मूला जो है, ये 2 तरह का था। एक तो एमबीसी और एक ओबीसी। ठीक है, या बीसी आप कह लीजिए उसको। अन्य पिछड़े वर्ग में 128 जातियां। ठीक है, और इनके लिए एक अलग वर्ग बनाया गया। और एमबीसी में 93 जातियां थी, 93। ठीक है, ये 93 जातियां थी। इन जातियों को इस फॉर्मूला के अंदर अंतर्गत एक रेशियो के अनुसार जो है आरक्षण की बात कही गई। और वो आरक्षण की जो बात है, ये कही गई कि एमबीसी को 12%, ओबीसी को 8%। ये तो हो गया दोनों के लिए। और जो ओबीसी जो था, जो एससी था, एससी के लिए 14%। ठीक है, यहां तक भी ठीक था। कितना हो गया, 12 8 20, 30 34। ठीक है ना। इसके अलावा दो जो है उन्होंने किया, एक तो महिलाओं के लिए 3%, और एक उन्होंने जो किया वो आर्थिक रूप से
पिछड़ों के लिए ये भी 3%। ठीक है। इसका पूरे फॉर्मूला का विरोध जो है इसके आधार पर हुआ। और कर्पूरी ठाकुर पर यह आरोप लगा कि ये अगड़ों से मिले हुए हैं और अगड़ों के लिए ये ज्यादा सोच रहे हैं, और इस कारण से मतभेद बढ़ा, सरकार भी टूट गई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हो। और आपने देखा कि उनके योगदान के लिए कम से कम जागृत किया, कम से कम एक दिशा दिखाई। और शायद उनके इसी योगदान के कारण 2024 में आपने देखा कि भारत रत्न से उनको नवाजा गया। तो एक ये मतलब जो है हुआ। अब फिर हम आते हैं ये पिछड़े वाले, ये पहले वाले पर, ये पिछले वाले पर। अब यहां से चीजें जो है शुरू हुई। और अब जो है मंडल कमीशन जो है 79 में, जब ये सारा चीज ये कर्पूरी ठाकुर वाला जब सब हुआ, तब उसी समय मोरारजी देसाई ने, उस समय जो प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के, तो उन्होंने जो है ये बनाया, बीपी मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बना। ठीक है। कब? 1979 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1990 में दिया। और वीपी सिंह सरकार ने अगस्त 1990 में इसको लागू करने का फैसला किया। और उस समय पूरे ऐसे तो नॉर्थ बिहार में, लेकिन बिहार जो है उस समय पूरे बहुत भीषण आंदोलन से गुजरा था मंडल आयोग कमीशन के रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। लागू हुआ। और यही वो बिहार में समय था जब उसी कर्पूरी ठाकुर वाले आंधी के कारण, हालांकि थोड़ा सा बाद में जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस का शासन फिर से लौटा केंद्र में, तो बिहार में भी कांग्रेस लौटी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई। और जो जेपी आंदोलन से जो युवा निकले थे, क्योंकि जेपी आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा जो 77 वाले में, तो जेपी आंदोलन से जो लोग भी निकले थे वो लोग यहाँ पर अब लालू प्रसाद जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। और इन्होंने इन्होंने जो यादव, कुर्मी और कोई, तीनों को साथ लेने में सफलता पाई और इनको भरपूर समर्थन मिला। जब ये 1989 में बने और बाद में 1990 से इन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ जो है बनाई, तब इस इन लोगों ने इनको साथ दिया था। इसी में मुस्लिम भी जुड़े। तो ये जो है मुस्लिम, यादव, कुर्मी और कोयली, एक तो। और इस समय जो सामाजिक न्याय की एक अलग धारा मतलब जो है बहनी शुरू हुई। और इसमें जो है लालू यादव ने इन वर्गों को के लोगों को काफी काफी चीजें ऐसी सिखाई जो कि उनके सशक्तिकरण के लिए काफी काम आया। कम से कम वो दृढ़ता से अपनी बात को कहीं भी रखने की बात सीख गए।
और अब वो अपने को मजबूत पाने लगे। इसके बाद में ये चला 2005 तक लालू यादव का। उसके बाद आए नीतीश कुमार, ठीक है। और इन्होंने 2005 से, हालांकि ये सक्रिय तो 90 से ही थे, ये भी जेपी आंदोलन के से ही निकले हुए थे, तो दोनों 19-20 थे, ये पहले बन गए। इस दौरान ये कार्य करते रहे और लोगों को संगठित करते रहे। और इसमें क्या हुआ कि जब पिछड़ों का मोह भंग लालू प्रसाद यादव से हुआ, तो बाद में इनके साथ केवल यादव समाज रह गया और मुस्लिम समाज रह गया। इसी को कभी कभी MY समाज से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये नीतीश और लालू दोनों जो थे, ये जो इतने दिन से पिछड़ों की राजनीति चल रही थी, ये उसी की उपज थे। प्लस में हम तो बताए कि जो समाजवादी पार्टी जो थी, जैसे कि जो महामाया प्रसाद सिन्हा का जो बना, वो क्या था, ये जो सरकार थी, ये जन क्रांति दल, जन क्रांति दल, और इसको दो नाम से जाना जाता था, संविद सरकार। क्योंकि ये एक पार्टी की सरकार नहीं थी, इसमें कई दल थे। तो संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल के को मिलाकर संविद सरकार कहा जाता था। इसी समय इस सरकार को संसोपा भी कहा जाता था, संसोपा सरकार। संसोपा सरकार यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो ये आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी दोनों ने काफी भूमिका निभाई उस आंदोलन को आगे करने में, और उसी आंदोलन के ये दोनों उपज थे। तो लालू प्रसाद यादव जब बने तब उनको पूरा समर्थन था, लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार आए, तब इनके पास में ये दोनों जो है शिफ्ट कर गए, और ये जो है तब से अब तक मुख्यमंत्री बने। दलितों के साथ भी जो है ये हुआ। दलितों को तो उत्थान के लिए सेंटर से भी ये होते रहा, और यहाँ बिहार में भी होते रहा। गांधी जी ने हरिजन के लिए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी काम करते रहे। जब नीतीश कुमार आए तो इन्होंने दलितों का दो वर्ग किया, और उसमें जो बहुत ज्यादा जिनकी हालत खराब थी, उनको महादलित में लाया, और प्राथमिकता के आधार पर महादलितों को और अधिक तीव्र गति से उनके विकास पर ध्यान दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की यात्रा जो थी, वो जनेऊ आंदोलन से लेकर ये वर्तमान तक, ये इस तरह से ये यात्रा रही। ये इतने सारे फैक्ट्स हैं। आप इन फैक्ट्स को, आप इन जो आपको बीच में कोई कंसेप्ट समझ में आया होगा, उसको आप एक सिनॉप्सिस बनाएं, और सिनॉप्सिस बनाकर आप उसको नोट करें। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाती हैं, तो आप अपनी भाषा में इस पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।